गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमने जो रूल नंबर 1 है उसका अध्ययन किया और कई एग्जाम्पल किए। अब हम और एग्जाम्पल करते हैं इसी रूल नंबर 1 के, उसके बाद में अगला रूल पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि पेशेंट का रूल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस एल्पिमरा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस प्रकार से हमने कल ये सूत्र पढ़ा था। उसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे सी वाज टेकिंग टी। सी वाज टेकिंग टी। अब देखिए ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका बेसिस कैसे बनेगा, पहले क्या रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है टी, क्योंकि हमारी मेन वर्ब क्या है टेक टी, तो ऑब्जेक्ट हो गया टी। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि एल्पी वर्ब। अब देखेंगे एल्पी वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। तो हमें पता है अगर वॉज वर्ब हो तो वॉज वर्ब में बदलेगा, तो टी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि वाज वर्ब हो तो वाज वर्ब प्लस बीइंग में, तो इसके बीइंग और लगा देंगे। उसके बाद में कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं वर्ब टेक है, टेक। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक टुक टेकन। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सी, हर में सी वाज टेकिंग टी, बेसिस हो गया टी वाज बीइंग टेकन बाई हर। और एग्जांपल लेते हैं, द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर, तो इज एम आर प्लस बी। ऑब्जेक्ट क्या है ए चेयर। उसके बाद में कह रहा है एल्पिमर। एल्पिमर इसमें इज है तो बेसिस बनाएंगे तो इज एम आर ही लगेगी। अब एक चेयर एक वचन है, सिंगुलर है तो इज। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ में बीइंग और लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैक। मेन वर्ब क्या है इसमें मैक, और मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड। उसके बाद में कह रहा है बाई। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है द कारपेंटर, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। इस प्रकार से ये पेसिव हो गई किस टेंस की, कंटिन्यूअस की। इससे पहले पास्ट कंटिन्यूअस था, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस हो
उसमें मेन वर्ब में आईएनजी हो तो ये मान के चलिए उसमें हम बीइंग का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है इजेएमआर हो चाहे वाजवर हो उनके साथ में बीइंग का यूज जरूर होता है। आगे देखते हैं, ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में मॉडल हो, यदि वाक्य में मॉडल हो। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य में अगर हमें तो एक्टिव दे रखा है और उस सेंटेंस में मॉडल का यूज करता है तो पेशिश कैसे बनेगा देखते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, उसके बाद में बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर कुछ अदर्स हो तो वो लगा देंगे। मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare to, need not, ये मॉडल हैं और ये वाक्य में आए तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करके हम उस मॉडल को ही रख देंगे और उसके साथ में बी लगा देंगे। जैसे एग्जांपल, राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैंने ये वाक्य लिख दिया, राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब कहे इसकी पेशेंस बनाओ तो हम पहले वाक्य को समझेंगे। हमें कोई हेल्पिंग वर्ब देने रखी है, वैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ही गिनी जाती हैं, लेकिन टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि टेंस तो है नहीं कोई जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम मॉडल देखेंगे इसमें क्या है, कैन। तो पेशेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस बॉक्स, हो गया। उसके बाद में कहता है मॉडल, मॉडल हमें क्या दिया हुआ है, कैन, तो हम कैन को लिख देंगे कैन। उसके बाद में क्या कह रहा है, बी, बी हो गया। उसके बाद में कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लिफ्ट, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, नेम है, नहीं चेंज होगा, बाई राम। राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, एक्टिव वॉइस है, इसी से क्या हो गया, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई राम, ये बेसिस हो गया, किया गया। मॉडल है, इसके साथ हमने बी का यूज कर दिया। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते, इसमें मॉडल के साथ में बी लग जाती है। हमें परिचय में भी याद रखना होगा एग्जाम के समय और समझते समय भी कि वाक्य में अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो जो चेंज होते हैं उस हिसाब से होंगे। अगर मॉडल दे रखा है तो मॉडल के साथ हमें बी लगाना ही पड़ेगा। और एग्जांपल देखते हैं, you should obey your parents. You should obey
योर पेरेंट्स। अब इसमें क्या है, मॉडल ये है। अगर हम मॉडल का यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद में ही होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करती है। जैसे टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी प्रकार इनके भी हेल्पिंग वर्ब में ही काउंटिंग होती है। ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये है ऑब्जेक्ट मॉडल ये है। तो पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। उसके बाद में कह रहा है मॉडल। अब मॉडल इसमें क्या है, शुड, तो हम शुड लिख देंगे इससे कैसे। उसके बाद में क्या कह रहा है, बी। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ओबे, ओबे की थर्ड फॉर्म होती है ओबेड। उसके बाद में कह रहा है बाय। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। यू में चेंज होता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, और पेसिस हो गया योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। इस प्रकार से मॉडल का अगर कोई वाक्य हो तो इस प्रकार से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। We will read this novel tomorrow. She will read this novel tomorrow. इसमें मॉडल क्या है, will। और अगर हम टेंस के हिसाब से लें तो फ्यूचर सिंपल है, उस फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल हैं। लेकिन हमें पता है कि शैल और विल हो पेसिस बनाते समय शैल बी और विल बी में बदलती हैं, तो वही नियम आ गया कि इनके क्या लगेगा, बी लगेगा, तो वही मॉडल हो गया। उसके बाद में क्या लगेगा, बी। और शैल विल में भी शैल और विल किस में बदलता है, उसके साथ शैल बी और विल बी में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब क्या है, पहले ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट ये हो गया दिस नोवेल। उसके बाद में कह रहा है मॉडल, मॉडल विल है तो विल ही आएगा। उसके बाद में बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड होती है, उच्चारण अलग होता है थोड़ा, रीड रेड। उसके बाद में बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट सी हर में, ये अदर्स में आ गया टुमारो। ऐसे कैसे लिख देंगे जैसे है, दिस नोवेल विल बी रेड बाई हर टुमारो। शी विल रीड दिस नोवेल टुमारो, दिस नोवेल विल बी रेड बाई हर टुमारो। इस प्रकार से पेसिस हो गया। और देखते हैं we must learn this lesson. We must learn this lesson. अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेसन। मॉडल क्या है, मस्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट। एक्टिव हो गया। अब पेशेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिस लेसन, दिस लेसन। उसके बाद में मॉडल मस्ट है, मस्ट बी।
उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट वी, अस्मि। दिस लेसन मस्ट बी लर्न बाई अस। ये पेश हो गई। इस प्रकार से अगर हमारे वाक्य में कोई भी मॉडल दिया हुआ हो तो हमें पहले उस मॉडल को पहचानना है कि ये वाक्य कैसा है, मॉडल है या नहीं है। और अगर मॉडल का है तो उसे फॉर्मूला दे रखा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, उसके बाद में क्या लगाना है बी। मॉडल के तुरंत बाद में बी आएगा तो बी लगा देंगे। उसके बाद में जो सेम फॉर्मूला होता है बाई प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से ये रूल आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे अगला रूल लेते हैं। जो रूल नंबर थर्ड है वो क्या कहता है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पेशेस कैसे बनाएंगे। हमारा जो शुरू का रूल नंबर 1 था, से स्टार्ट में किया था, वो था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमें करना क्या है, वाक्य हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में तो पेशेस में भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। देखिए जो शुरू का था सिंपल सेंटेंस में था, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ थी, यहाँ। लेकिन हमने पढ़ा है, टेंस पढ़े हैं, टेंस में भी हमने पढ़ा है कि वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका अर्थ क्या निकलता है, जैसे हमें आंसर होता है। उसी प्रकार पेशेस बनाएंगे तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क। अब पहले तुम्हें पहचान करने वाली कैसे है तो देखेंगे शुरू में, वैसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है लेकिन डबल एस वर्ड के भी आता है। अब देखेंगे शुरू में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है, जो दिया हुआ एक्टिव वॉइस है, वो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और ये नियम लागू हो गया। फिर यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ये डू है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और हमने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर में। तो हम इज एम आर लगाएंगे, लेकिन इज एम आर कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। हेल्पिंग वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले।
प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में कह रहा है अदर वर्ड्स में है नहीं, क्वेश्चन मार्क। बाकी कंप्लीट हो गया। डू यू प्ले क्रिकेट, पेशिश हो गया। इज किस वजह से आया, क्रिकेट की वजह से। क्यों, क्योंकि दो डज किस में कन्वर्ट होती हैं, इज एन आर्मी, तो क्रिकेट सिंगुलर है, इज आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। उसके बाद कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। उसके बाद में क्या कह रहा है, बाई, यहाँ बाई लगा दी हमने। उसके बाद में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। उसके बाद में कह रहा है अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, तो यही हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Did she speak इंग्लिश, डिड सी स्पीक इंग्लिश। अब देखिए एल्फिनरब डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है किसमें, वाज वर्ब में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो एल्फिनरब क्या लगाएंगे, वाज वर्ब। अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है तो उसमें क्या लगेगा, वाज इंग्लिश। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पीक स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट सी, हर में, अदर्स इसमें है नहीं, क्वेश्चन मार्क। डिड शी स्पीक इंग्लिश, वॉज इंग्लिश स्पोकन बाई हर। इस प्रकार से ये क्या हो गया, पेशिश हो गया। अगला देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्फिनरब और डब्ल्यूएच वर्ड के, इसको थोड़ा ज्यादा देखते हैं। हैज राधा फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज राधा फिनिश्ड हर होमवर्क, बिल्कुल किसे शुरू हो रहा है, एल्फिनरब से, तो शर्त पूरी हो रही है, सूत्र वही एल्फिनरब। अब एक पता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में साइकिल क्या है, हैज और हैव, और हमने पढ़ा है हैज है वो तो हैज बीन हैव बीन में बदलती हैं, तो हैज बीन हैव बीन बदलेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे हर होमवर्क, हो गया। ये सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो साइकिल क्या है, हैज पहले आएगा, इसको मैं स्मॉल में कर देता हूं, ठीक है। बीन का आएगा यहाँ, क्योंकि मैंने जब टेंस पढ़ाए थे और टेंस पढ़ाया था उस समय प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि अगर वाक्य एल्फिनरब से शुरू हो और जिन टेंस की सहायक क्रिया कंबाइंड है, हैज बीन हैव बीन, शैल बी विल बी, शैल हैव विल हैव, हैड बीन, इस प्रकार से हो, तो उस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी एल्फिनरब का, तो जो एल्फिनरब है उसका पहला पार्ट
हैज है पहले और बीन बाद में, यानी उनके बीच में सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस वाक्य है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्जेक्ट ये हो गया बीन यहाँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हैज बीन एक साथ नहीं आता है, इनके बीच में सब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से मैंने ये साइड जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, इसको एक जगह नहीं लिखा, इसको टुकड़ों में लिख दिया, इनके बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। हैज हर होमवर्क बीन, उसके बाद में कह रहा है वर्ब विद हर होम फिनिश, फिनिश्ड वही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्म देखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट राधा, हैज हर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाई राधा। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ध्यान रखना, हैज है तो हैज बीन आएगा, तो हैज बीन लगाएंगे तो कैसे, इनके बीच में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। हैज बीन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बिल्कुल साथ में आएगा, अगर इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है तो साथ में नहीं आएगा। नेगेटिव है नोट बीच में आ जाता है, इंट्रोगेटिव है सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, पेसिव में है इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य हो गया। एक और देख लेते हैं ऐसा ही। Shall we cut this shall we cut this watermelon? ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, शैल है, किसमें चेंज होगी, शैल बी विल बी में, वही फॉर्मूला आ गया, बीच में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वाटरमेलन। हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, लिख दिया, लेकिन उसी के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल या विल, तो ये शैल बी विल बी में, तो दिस वाटरमेलन वी के साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन दिस वाटरमेलन आई भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, विल दिस वाटरमेलन हो गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन शैल विल किसमें होता है, शैल बी विल बी में, तो विल तो हो गया लेकिन बी नहीं लगा, तो बी कहाँ लगाएंगे, यार। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी, तो विल दिस वाटरमेलन, उसके बाद में बी हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की कट होगी, उसके बाद में बाई, सब्जेक्ट वी अस। देखिए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो इसके हेल्पिंग वर्ब है शैल विल है, वाक्य में एक्टिव वाक्य में क्या है, शैल है, लेकिन हम पेशवेश बनाएंगे तो सीधी सी बात है, शैल बी विल भी लगेगा। और ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, और इंट्रोगेटिव वाक्य में शैल बी विल भी एक साथ नहीं आता, इनके बीच में सब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बीच में लगा दिया, ये भी लिए यहाँ, ये भी, तो विल भी लग गई, इसके बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कट है, कट की
की थर्ड फॉर्म पट्टी होती है। उसके बाद में बाई, ये बाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट है वी असली हो गया। और देखते हैं is she watering the plants? Is she watering the plants? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट एल्प। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स। द प्लांट्स है, लिख देता हूँ एक बार। द प्लांट्स है, लेकिन उसके पहले क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाली चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो पेशेंस बनाएंगे तो वाक्य में इज हमारी आएगा। द प्लांट्स बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, आर द प्लांट्स हो गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो लगानी है हमें, लेकिन इससे पहले एक बात और बताता हूँ। हमने पढ़ा कि इज एम आर प्लस बीइंग में, लेकिन यहाँ बीइंग तो लगाया नहीं हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो आर के बाद में बीइंग आ जाता, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो आर पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वो बीइंग आएगा। तो बीइंग कहाँ लगाएंगे, यहाँ। आर द प्लांट्स बीइंग। उसके बाद में कह रहा है थर्ड फॉर्म वाटर वाटर्ड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट सी, हर में अदर्स कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पेशिश हो गई। आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाई हर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह अगर मैं यहाँ वॉज कर देता, क्या कर देता, वॉज, तो यहाँ क्या जाता, वर्ब। वाक्य में फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। अंतर क्या है, मात्र हेल्पिंग वर्ब का। अगर इज एम आर लगा देते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और अगर वॉज दो लगा देते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट था, इसलिए इज एम आर में वाज वगैरह था तो वाज में, ठीक है। और देखते हैं मीटिंग में हो गया। अब पेशेंस बनाए तो वोल्वर है तो वोल्वर प्लस बीइंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी किस में कन्वर्ट होगा, आई में। ऑब्जेक्ट मी किस में हो गया, आई में। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वॉज, हेल्पिंग हो गई। उसके बाद में बीइंग, क्यों, वोल्वर प्लस बीइंग में हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म बिटन। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, ही, हिम। Was he beating me? Was I being beaten by him? इस प्रकार से ये पेशिश हो गई।
इसके कुछ उदाहरण अभी और करेंगे, लेकिन ये याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो ये फॉर्मूला है इसको याद करना, और जो परिवर्तन होते हैं टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी, डिस्टेंस संबंधी जो भी है प्रोनाउन संबंधी, तो उनको आप याद करना। जो कल हमारी क्लास होगी उस क्लास में पहले हमने जो 3 रूल पढ़े हैं इनके उदाहरण लिखेंगे, और उसके बाद में हम फॉर्मूला नंबर 4, 5th, 6th, 7th ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और जितना हो सके हम अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन का लक्ष्य यही है कि अच्छी से अच्छी सुविधा, उत्तम शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।